साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी एवं विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा। आज जो आप लोगों के सामने मैं मुद्दा रख रहा हूं, आज आप लोगों के सामने जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कर्ज के दलदल से गुमराह न हो और किसी की बहकावे में न आए, इसके प्रमाण के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, एक बैंक है, अगर मैं कहूं कि असली बैंक नकली एनओसी का खेल, तो आपको शायद सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह बात सत्य है। और मैं यहां पर न तो बैंक का नाम लूंगा, न ही मैं पार्टी का नाम लूंगा, क्योंकि प्राइवेसी का मामला है और कोर्ट तक हम पहुंच चुके हैं। मामला एमपी मध्य प्रदेश का है। एक व्यक्ति ने दिसंबर 2018 में लोन लिया और जब उसके लोन लिया तो लोन का जो रीपेमेंट टाइम था, टेनर जिसे कहते हैं, वो 10 साल का था। लेकिन कोविड आने के बाद, कोरोना काल के बाद, उस बंदे की जो 10 साल की ईएमआई थी उसे 35 साल में कर दिया, 35, और उसकी जो ऋण राशि थी 30 लाख रुपए थी। और कोविड काल के बाद वो किसी कारणवश उसका बिजनेस फेल हो गया या कुछ भी मान लें, नहीं भर पाया, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई, जिस कारण वह कर्ज नहीं भर पाया और बैंक ने सब 13/2, 13/4 नोटिस दे करके, आफ्टर ऑल बैंक ने क्या किया कि उसको डीएम पोजीशन यानी उपायुक्त कार्यालय में सरफेसी एक्ट के तहत पोजीशन लेने की एप्लीकेशन लगा दी। कर्ज की राशि जो ली गई थी वो थी 30 लाख रुपए, जिसे बैंक ने जब 30 साल के लिए किया, 35 साल के लिए, तो उसको 90 लाख का बना दिया। और उस 90 लाख का जब उन्होंने बना दिया राशि 3 गुना, तो उस व्यक्ति ने उस कर्ज की अदायगी के लिए बैंक को पत्र लिखा कि मैं आपका कर्ज अदा करना चाहता हूं और आपसे एनओसी चाहता हूं। उसने 3 पत्र दिए बैंक को, तीनों पत्र का बैंक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। बदले में फोन करके उसे बुला लिया कि भाई आप अब इतने राशि भरनी है, यानी जो 85-90 लाख उन्होंने बता दिया था कि अब आपको इतनी राशि भरनी पड़ेगी, तब आपको एनओसी मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा हमने 30 लाख रुपए लिए हैं आपसे, जो ईएमआई भर दिया वो भर दिया, आपका अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है तो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन मैं इतनी राशि नहीं भर सकता, आप हमसे आज तक का पेमेंट क्लियर कर लें। बैंक नहीं माना। बैंक नहीं माना तो क्या किया कि सरफेसी एक्ट के तहत डीएम कार्यालय में अपना आवेदन बैंक लगाया कि मुझे इस संपत्ति का कब्जा चाहिए, जिसके लिए हमें फोर्स उपलब्ध कराई जाए। डीएम साहब ने नोटिस जारी किया। नोटिस जाने के बाद वो व्यक्ति आया और अपनी फाइल लेकर के पहुंच गया कि साहब हमने ये पैसे लिए थे, इतने दिन के लिए थे, इतने दिए, मैंने दे दिए, अब इतना पैसा मैं इनको देना भी चाहता हूं, लेकिन ये मेरी संपत्ति के पीछे पड़े हैं, क्योंकि मेरी संपत्ति का इस समय मार्केट में जो वैल्यू है वो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास है, जबकि मैंने जब लोन लिया था उस समय मेरी संपत्ति की कीमत 90 लाख रुपए थी। डीएम साहब ने सारी बात को समझा। समझने के बाद बोले ठीक है, आप फला तारीख को आइए, बैंक वालों को बुलाता हूं। जब बैंक को बुलाया गया तो बैंक वहां पे सारी चीजें होने के बाद डीएम साहब ने बैंक को लताड़ भी लगाई,
लेकिन बैंक ने बड़ी बारीकी से, चालाकी से बोला कि सर मैं अपने सीनियर से बात करके इस विषय में डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मामला एलडीएम तक पहुंच गया। एलडीएम के बाद बैंकिंग लोकपाल तक भी गया, लेकिन उसको कहीं से राहत नहीं मिली। अंत में उसके साथ में जब डीएम साहब 3-4 महीना निकल गया तो उसको मध्यस्थता करते हुए उसको एनओसी दिलाने का काम किया, और वो एनओसी एक्चुअल राशि में दिलाई। यानी जो 30 लाख रुपए उसकी थे, उस 30 लाख रुपए को, और जो उन्होंने भर दिया था वो तो गया, यानी 1 साल की जो ईएमआई भरी थी, 1-1.5 साल, वो उसका गया। और 30 लाख रुपए जो लिया था वो सारा कुछ दे करके एनओसी दिलवा दी। अब वो एनओसी दिलाने के बाद उस बंदे ने अपना घर पे आ गया और चलता रहा। लेकिन अब यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आ जाता है। और ट्विस्ट क्या होता है कि अब आप देखिए 19-20 में तो बैंक उसे एनओसी देता है, और 25 में सरफेसी एक्ट के तहत बैंक पोजीशन लेने की कार्रवाई शुरू कर देता है। और पोजीशन के लिए जब कार्रवाई करता है तो यहाँ पे जानकर आपको अचंभा होगा कि बैंक ने उसे एनओसी भी दे दी, उसकी रजिस्ट्री भी दे दी, सारा कुछ दे दिया। और देने के बाद किस तरीके से बैंक ने गेम किया कि उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने का डीएम कार्यालय की बजाय सीजीएम कोर्ट से एप्लीकेशन लगा के उसकी संपत्ति कुर्की का आदेश दिया। अब उस आदेश के बाद जब उसके पास नोटिस आता है तब उसे पता चलता है कि मैंने तो लोन भर दिया है, अब मेरी संपत्ति कैसे कुर्क होगी। फिर वो बंदा एक्टिव होता है कि जी मैंने ये 8 साल पहले ये लोन लिया था और इस तरीके से हमने किया, इसके बावजूद भी हमने अपनी कार्रवाई की और इनको पैसे भी दे दिए, ये रही मेरे पास एनओसी, और उसके बावजूद भी ये चीज हो गया। जब तहसीलदार के पास ये मामला पहुंचता है तो तहसीलदार भी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति एक शिकायत बना करके अपने डीएम को देता है, और उसको बहुत सारे लोग बताने लगे, जहां भी गया, जैसे भी गया, जो भी लोगों ने राय दिया उस राय को मानते हुए वो डीआरटी तक पहुंच गया। डीआरटी जाने के बाद बैंक ने स्पष्ट मना कर दिया कि जी ये मेरी एनओसी नहीं है। अगर बैंक ने ये मना कर दिया कि मेरी एनओसी नहीं है तो क्या आप मान लेंगे कि ये एनओसी उसकी नहीं है? क्योंकि बैंक के लेटर पैड पे है, बैंक का स्टैम्प लगा हुआ है, सिग्नेचर है, सारा चीज है। कहता जी ये एडिट किया गया है। एडिट कौन कर दिया? और वो कहता कि मेरे पास रजिस्ट्री और ये सारी चीज हमें ऐसे दे दिया, हमने हमारे पास। डीआरटी ने उसको जब देखा केस को तो डीआरटी के सामने वो मैटर आता है कि आपका जब अकाउंट एनपीए हुआ था तो आपने इस राशि को जो जमा किया था, इस राशि को आपने अपने अकाउंट को रेगुलर करने के लिए किया था और कुछ एडवांस किस्तों में उसको बराबर कर दिए। और जब तक वो एडवांस उसका चलते रहा तब तक तो बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं की, और जैसे ही उसका एडवांस खत्म हो गया, एनपीए हुआ, बैंक ने कार्रवाई शुरू कर दी। अब फिलहाल ये मामला हम लोग फाइट कर रहे हैं, कोर्ट में ले जा रहे हैं। अभी तक हम कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं और संभवतः नेक्स्ट वीक में हम इसको फाइट करने के लिए कोर्ट में लगाएंगे और देखते हैं इसमें क्या है, क्या हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, आज आपको सिर्फ इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि किसी के पास चाहे डीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे एडीसी हो, चाहे एडीएम हो, चाहे उपायुक्त हो, चाहे अतिरिक्त उपायुक्त हो, इनके किसी के पास आपके कर्ज को
OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट करवाने का आधिकारिक रूप से कोई पावर नहीं। और ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप RBI की वेबसाइट पे जाकर के आप चेक भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके से होने लग जाए तो प्रशासन और बैंक दोनों का काम ठप हो जाएगा, क्योंकि प्रशासन के जो खर्चे होते हैं वो बैंक जब पोजीशन लेने के लिए अप्लाई करता है तो उसका भुगतान भी करता है, जिससे प्रशासन के खर्चे निकलते हैं। और संपत्ति कर की जो है आपको बेदखल करना है, आपको बिना संपत्ति के रखना है, आपकी जमीन जायदाद को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत इनको कब्जा करना ही करना है। इस तरह से ये काम करते हैं। तो उम्मीद है कि आज आप इस चीज को सुनकर आप अपने आप को सचेत करेंगे। दूसरा कि आपने कभी भी अगर आपको लोन सेटलमेंट करना है तो आपके पास सबसे बढ़िया जो रास्ता है वो दो रास्ता है, एक है लोक अदालत और दूसरा है अदालत। अदालत में आप कहीं भी जा सकते हैं, आप CGM में जाएं, सेशन में जाएं, आप DRT में जाएं। DRT आपका लोन सेटलमेंट नहीं करवाता, ये ध्यान रखें। DRT आपकी रिकवरी को जरूर करवाता है लेकिन सेटलमेंट नहीं करवाता। आप उपभोक्ता फोरम में जाएं, आप कॉमर्शियल कोर्ट में जाएं। लेकिन अगर आप लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं तो या तो आप कोर्ट के जरिए करें और या आप आधिकारिक रूप से जो भी उनसे बातें करें, जो भी डॉक्यूमेंट्स लें, उसे उनकी वेबसाइट पे डालकर उसकी सत्यता को परखें, जांचें। और आनन फानन में, घबराहट में आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना है कि पैसे दे दिए, इन्हों से मिल गया, दैट्स ऑल। तो ऐसी जगह पे आपके साथ ठगी हो सकती है, इसलिए ठगों से सावधान रहें। और आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर ठगी का कोई कारोबार कर रहा है तो वो ये बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं, चाहे प्राइवेट बैंक हैं, चाहे पब्लिक बैंक हैं, चाहे NBFC बैंक हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बैंक है जिसकी अभी आपके सामने मैंने चर्चा की, ये NBFC कंपनी है और मानी हुई कंपनी है। पूरे हिंदुस्तान में इसका नाम है इस कंपनी का। लेकिन जब इतनी बड़ी कंपनी ये काम कर सकती है, जैसे बैंकों में आपने देखा कि SBI का नाम है और SBI कोई गलत काम कर देता है तो लोगों का एकदम से बैंकिंग व्यवस्था के लिए क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही इस NBFC कंपनी का भी है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आज की वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आपसे गुजारिश है कि आपके जितने भी जानने पहचानने वाले हैं, आप सबके पास ये वीडियो भेजें ताकि वो इस कर्ज के दलदल में जो फंसे हुए लोग हैं वो अपना सावधानी पूर्वक आगे की कार्रवाई करें और इन दलदल में मकर जाल से निकलें, अपना धन संपत्ति दोनों सेव करें। और अगर आप हमारे संगठन किसान मजदूर जागृति मंच के साथ में मिल के अपना काम करवाना चाहते हैं तो संगठन का आपको व्हाट्सएप नंबर 94 684 77 951 पर आप व्हाट्सएप करें। ध्यान रखें ये नंबर सिस्टम से जनरेट है, इस पे कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप कॉल करेंगे, बेल जाएगी, कोई पिक नहीं करेगा। इस पे आपने केवल मैसेज के जरिए बात करनी है। आज की जानकारी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।